Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी दूंगा जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के डिफेट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी और DQCES पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो डिफेट और DQCES के जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है उसमें एक टॉपिक आता है जो कि होता है जैव अणु बायोमोलिक्यूल। तो इस वीडियो में इस टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बायोकेमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल जैव अणु होते हैं उसके बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, VSI पुणे के डिफेट, DQCES और अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि ANSI ST, ANSI SE, SBCC, CCQC, डिफेट, DSPMM, DQCES और अन्य एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं NSI कानपुर और VSI पुणे के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में जो जनरली यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं अलग अलग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए, ये अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और जो एंट्रेंस एग्जाम है जो कि बड़े शहरों में होता है सभी, और वो जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जून या जुलाई 2024 में हो सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफेट और DQCES के एंट्रेंस एग्जाम का जैव अणु बायोमोलिक्यूल, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो जैव अणु या बायोमोलिक्यूल ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवों की कार्यकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैव अणु या बायोमोलिक्यूल वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जीवों की कार्यकी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैव अणु या बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, लिपिड आदि बड़े अणु एवं अकार्बनिक आयन, जल आदि छोटे अणु एवं प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयी पदार्थ सम्मिलित होते हैं। तो जैव अणु में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, लिपिड आदि बड़े अणु एवं अकार्बनिक आयन, जल आदि छोटे अणु एवं प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयी पदार्थ सम्मिलित होते हैं। प्राथमिक उपापचयी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये सामान्य अभिक्रियाओं से बनते हैं और सीधे जीव की वृद्धि एवं प्रजनन में भाग लेते हैं जैसे एंजाइम और प्रोटीन। तो प्राथमिक उपापचयी या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, तो प्राथमिक उपापचयी या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये सामान्य अभिक्रियाओं से बनते हैं और सीधे जीव की वृद्धि एवं प्रजनन में भाग लेते हैं जैसे एंजाइम और प्रोटीन। और द्वितीयक उपापचयी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये प्राथमिक उपापचयी क्रियाओं पदार्थों की अभिक्रियाओं से बनते हैं। तो जो द्वितीयक उपापचयी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्राथमिक उपापचयी पदार्थों की अभिक्रियाओं से बनते हैं और सीधे सीधे जैविक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। प्रतिजैविक, वर्णक, एल्केलाइड, गोंद, मसाले आदि द्वितीयक उपापचयी के उदाहरण हैं। द्वितीयक उपापचयी पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं जैसे इनको दवा, औषधि आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जो द्वितीयक उपापचयी हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्राथमिक उपापचयी पदार्थों की अभिक्रियाओं से बनते हैं और सीधे सीधे जैविक क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। प्रतिजैविक, वर्णक, एल्केलाइड, गोंद, मसाले आदि द्वितीयक उपापचयी के उदाहरण हैं। द्वितीयक उपापचयी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं जैसे इनको दवा, औषधि आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है जीवित ऊतक का संगठन, कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, जीवित ऊतक का संगठन,
कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, जीवित ऊतकों के लिए जैव अणु महत्वपूर्ण घटक है। इन अनेक अणुओं का अध्ययन जीवित ऊतकों में दो समूह में किया जाता है। तो जीवित ऊतकों के लिए जो जैव अणु है ये महत्वपूर्ण घटक है। इन अनेक अणुओं का अध्ययन जीवित ऊतकों में दो समूह में किया जाता है। पहला है अम्ल में विलेय अणुओं का समूह। अम्ल में विलेय अणुओं का समूह, इसे साधारणतया कोशिका द्रव्य संगठन से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जैविक अणु छोटे होते हैं और इसी समूह अम्ल में विलेय अणुओं का से प्राप्त किए जाते हैं। इनका भार 18 से 800 डाल्टन होता है। और दूसरा है अम्ल में अविलेय अणुओं का समूह, कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों को निरूपित करता है। तो अम्ल में जो अविलेय अणुओं का समूह होता है ये कोशिका द्रव्य और कोशिकांगों को निरूपित करता है। इस समूह से बड़े जैविक अणु प्राप्त हो सकते हैं जिनका आणविक भार लगभग 800 से 10,000 डाल्टन होता है। कोशिका का औसत संगठन, जो कोशिका का औसत संगठन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है घटक और संपूर्ण कोशिकीय द्रव्यमान परसेंटेज में। तो यहाँ पे दे रखा है कोशिका का औसत संगठन और इसमें लेफ्ट साइड में घटक है और राइट में संपूर्ण कोशिकीय द्रव्यमान परसेंटेज में। पहला जो घटक है वो जल है और इसका जो जल का जो संपूर्ण कोशिकीय द्रव्यमान परसेंटेज में है वो 70 से 90% है। दूसरा जो घटक है वो प्रोटीन है और इसका जो संपूर्ण कोशिकीय द्रव्यमान है प्रोटीन का ये 10 से 15% है। फिर तीसरा जो घटक है वो कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण कोशिकीय द्रव्यमान परसेंटेज में 3% है। फिर नेक्स्ट पे जो घटक है वो लिपिड है। लिपिड का जो संपूर्ण कोशिकीय द्रव्यमान है परसेंटेज में वो 2% है। इसके बाद जो घटक है वो न्यूक्लिक अम्ल है। इसका जो संपूर्ण न्यूक्लिक अम्ल का जो संपूर्ण कोशिकीय द्रव्यमान परसेंटेज में है वो 5 से 7% है। इसके बाद जो घटक है वो आयन है और आयन का संपूर्ण कोशिकीय द्रव्यमान परसेंटेज में 1% है। नेक्स्ट है कोशिका के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल। कोशिका के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल की इंफॉर्मेशन है। कोशिका में अकार्बनिक पदार्थ जैसे लवण, खनिज, जल एवं कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ अणु तत्व निम्नलिखित हैं। तो कोशिका के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल में कोशिका में अकार्बनिक पदार्थ जैसे लवण, खनिज, जल एवं कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले कुछ अणु तत्व निम्नलिखित हैं। जीव द्रव्य के मुख्य तत्व एवं उनके कार्य। तत्व, जीव द्रव्य में प्रतिशतता प्रमुख कार्य। तो तत्व में पहला है ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है वो 62% है और ऑक्सीजन का जो मुख्य प्रमुख कार्य है यह है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने का। दूसरा जो तत्व है वो कार्बन है और कार्बन की जो जीव द्रव्य में प्रतिशतता है वो 20% है और इसका जो प्रमुख कार्य है कार्बन का, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य भाग। तीसरा जो तत्व है वो हाइड्रोजन है और इसकी जो हाइड्रोजन की जीव द्रव्य में प्रतिशतता है वो 10% है। हाइड्रोजन का प्रमुख कार्य कार्बनिक यौगिकों का भाग है। फिर तत्व है नाइट्रोजन। जीव द्रव्य में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 3% है और नाइट्रोजन का प्रमुख कार्य उत्सर्जी पदार्थों, प्रोटीन तथा एंजाइमों का भाग है। इसके बाद जो तत्व है वो है कैल्शियम और इस कैल्शियम की जीव द्रव्य में प्रतिशतता 2.5% है और इसका जो कैल्शियम का प्रमुख कार्य है वो है जंतुओं की हड्डी, रुधिर का थक्का जमाने तथा पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो कैल्शियम जंतुओं की हड्डी, रुधिर का थक्का जमाने तथा पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और जो तत्व फास्फोरस है और फास्फोरस की जीव द्रव्य में प्रतिशतता 1.14% है और इसका जो प्रमुख कार्य है फास्फोरस का ये ऊर्जा स्थानांतरण तथा हड्डियों में उपयोगी होता है। इसके बाद जो तत्व है क्लोरीन, इसकी जो जीव द्रव्य में प्रतिशतता है वो 0.16% और इसका जो प्रमुख कार्य है क्लोरीन का वो प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता तथा सोडियम क्लोराइड में उपयोगी। इसके बाद तत्व है सल्फर। इसकी जो जीव द्रव्य में प्रतिशतता है वो 0.14% और इसका जो प्रमुख कार्य है सल्फर का कुछ अमीनो अम्ल, विटामिनों तथा सह एंजाइमों का अवयव होता है। इसके बाद तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम की जीव द्रव्य में प्रतिशतता है 0.11% और इसका पोटेशियम का प्रमुख कार्य है तंत्रिका कोशिकाओं के कार्यों में सहायक। इसके बाद तत्व है सोडियम। इसकी जो जीव द्रव्य में प्रतिशतता है सोडियम की वो 0.10%
और इसका जो प्रमुख कार्य है कोशिका के अंदर द्रव की मात्रा को नियंत्रित करने तथा तंत्रिकीय आवेग नर्व इम्पल्स के संवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट यहाँ पे तत्व है मैग्नीशियम। इसकी जीवद्रव्य में प्रतिशतता 0.07% है। इसका प्रमुख कार्य है मैग्नीशियम का क्लोरोफिल का अवयव कुछ एंजाइमों के लिए उत्प्रेरक का कार्य तथा राइबोसोम की उप इकाइयों को बांधने का कार्य करता है। इसके बाद तत्व है आयोडीन। जीवद्रव्य में प्रतिशतता है 0.14% और आयोडीन का प्रमुख कार्य है थायरॉक्सिन हार्मोन का अवयव है। इसके बाद तत्व है लौह। जीवद्रव्य में प्रतिशतता है 0.010 और इसका प्रमुख कार्य है लौह का हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का अवयव मायोग्लोबिन भी निर्मित होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल यानी कि वाटर। तो सजीवों का शरीर लगभग 70 से 80% जल से बना होता है। मनुष्य के शरीर में 55% जल कोशिकाओं में और 45% जल अतिरिक्त कोशिका द्रव्य जैसे रुधिर लसिका उत्तक द्रव्य आदि में पाया जाता है। तो जो सजीव होते हैं उनका लगभग 70 से 80% जो सजीवों के जो शरीर है उसका लगभग 70 से 80% जल से बना होता है। मनुष्य के शरीर में 55% जल कोशिकाओं में, जो मनुष्य का शरीर है उसमें जो 55% जल है वो कोशिकाओं में और 45% जल अतिरिक्त कोशिका द्रव्य जैसे रुधिर लसिका उत्तक द्रव्य आदि में पाया जाता है। शुद्ध जल का उदासीन pH = 7 होता है। तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन pH = 7 होता है। रंगहीन गंधहीन स्वादहीन द्रव्य है जिसका घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रासायनिक दृष्टि से जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के सह संयोजक बंध से बना होता है। हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के मध्य 104 डिग्री सेंटीग्रेड का कोण होता है। द्विध्रुवी होने के कारण यह उत्तम विलायक है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा पृष्ठ तनाव व विद्युत चालकता उच्च होती है। तो जो जल होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा पृष्ठ तनाव व विद्युत चालकता उच्च होती है और जल जो है वो द्विध्रुवीय होने के कारण उत्तम विलायक है। जल कोशिकीय अंगकों एवं दैहिक द्रव्य का आवश्यक घटक है। तो जल जो है ये शरीर में परिवहन माध्यम का कार्य करता है। यह बीजों के अंकुरण प्रकाश संश्लेषण व ताप नियमन आदि में सहायक होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कार्बोज कार्बन हाइड्रोजल। तो कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बो का मीन्स है वो कार्बन है और हाइड्रेट्स हाइड्रो का मतलब जल। कार्बन के हाइड्रेट्स से बना है। ये मानव आहार के प्रमुख घटक और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मानव आहार के प्रमुख घटक होते हैं और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों से निर्मित कार्बनिक पदार्थ हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्वों से निर्मित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2ON होता है, परंतु किसी में जैसे रेमनोस C6H12O5 डिजिटोक्सोस C6H12O4 आदि में सामान्य कार्बोहाइड्रेट के अणुसूत्र की स्थिति नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स को उनके रासायनिक गुणों तथा अणु की संरचना के आधार पर मुख्यतः 3 समूहों में बांटा गया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनको उनके रासायनिक गुणों और अणु की संरचना के आधार पर मुख्यतः 3 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज आदि। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड जैसे सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज आदि। थर्ड है पॉलीसैकेराइड जैसे सेलुलोज मंड ग्लाइकोजेन आदि। तो इस वीडियो में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और VSI वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं DFAT और DSPMM आदि कोर्सेज के लिए, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए इसके जो एंट्रेंस एग्जाम है
इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। और जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, NSI ST, NSI SC, DQCE, DSPMM, DFAT, SBCC, CCQC, SCCC और अन्य सभी कोर्सेज के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।